हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुभाष कुमार है और आप देख रहे हैं 3D फिजिक्स। मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। और कुछ तो चलिए, तो जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो एक्चुअली दो टॉपिक पर है, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम इस लेक्चर में कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। कौन फोर्स कंजर्वेटिव होता है, कौन फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होता है। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसको हिंदी में संरक्षी बल कहते हैं और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उसको हिंदी में असंरक्षी बल कहते हैं। आखिर इसका मतलब क्या है और इस चैप्टर से क्या लेना देना है? देखिए, ये असल में देखा जाए यानी कि ये जो टॉपिक है ये 11th क्लास का है, लेकिन इस क्लास में 12th क्लास में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। और ये अगर आप मान के चलते हैं कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए तो आपको आने वाला लेक्चर और इस चैप्टर में कहीं परेशानी नहीं होगी। सोचिए कि इस टॉपिक का इतना इसमें महत्व है। आखिर ये कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में क्यों जानना है? क्योंकि ये पूरी तरह से डिपेंड है चैप्टर वर्क पर। और वर्क आप किसी भी चीज का निकालिए, आप उसको फोर्स के बगैर नहीं निकाल सकते। आप अगर 11th क्लास में वर्क डन के बारे में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ही वर्क होता है। तो सिंपल सा बात है, फोर्स आता है। अब फोर्स कौन सा आता है, इसका कौन सा टाइप होता है, उसके बारे में बिना जाने आप वर्क को सही ढंग से नहीं समझ सकते। तो समझिए, वर्क डन को समझने का ये पहला कड़ी है। और अगर आप वर्क डन समझ गए तो आगे आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। जिस बच्चे ने अभी तक मेरा फर्स्ट लेक्चर इस क्रैश कोर्स का नहीं देखा है तो वो उसको जरूर देखें, क्योंकि उस लेक्चर को देखने के बाद हो सकता है आपके माइंड में पढ़ने का तरीका प्लस सोचने का जो तरीका होता है वो बदल जाए। वो लेक्चर इसीलिए बनाया गया ताकि कम समय में ज्यादा स्कोर कर सकें और अच्छी चीजें सीख सकें। तो अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के पहले उसको देख लीजिए, तब इस वीडियो पर आइएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस लेक्चर का जो महत्व है वो बहुत ही ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में जान जाते हैं तो हो सकता है आपको आने वाला लेक्चर में कहीं दिक्कत नहीं आएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को जानने से पहले थोड़ा सा हम फोर्स के टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स का असल में टाइप है क्या। तो देखिए, फोर्स का जो टाइप है वो दरअसल फोर्स का अगर टाइप देखा जाए तो वो दो तरह का है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो होता है जो टच करने के बाद लगता है। जैसे आप किसी भी बॉडी पर देखे होंगे फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो बिना टच किए हुए बॉडी को नहीं लगता है। आप किसी बॉडी को एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं तो वो बिना संपर्क किए तो स्लाइड नहीं कहलाएगा, और अगर वो स्लाइड हो रहा होगा तो आप अप्लाइड इधर लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन इसके पीछे लग रहा होगा। हो सकता है कभी कभी केस में आगे भी लग सकता है। फिलहाल हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स बिना संपर्क कराए नहीं लगता है, और जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो बिना संपर्क का भी लग जाता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, आप देखे होंगे कि अर्थ जो होता है वो किसी भी बॉडी को खींचता है, लेकिन अर्थ का कांटेक्ट नहीं होता इस बॉडी से, तो ये बिना कांटेक्ट का फोर्स है। मैग्नेट भी ऐसा शो करता है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के बीच कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी ये दूसरे पर फोर्स लगाता है और वो खींचता है या रिपेल करता है, दो ही केस हो सकता है। तो कुछ फोर्स नॉन कांटेक्ट में आता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन कुछ है जो कांटेक्ट फोर्स आता है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स बिना कांटेक्ट का नहीं होगा। अब किसी भी बॉडी पर हाथ से उठा रहे हैं, ले जा रहे हैं कहीं पे, तो ये मस्कुलर फोर्स है, तो ये भी क्या है, बिना कांटेक्ट का नहीं लगता है, टच बिना किए नहीं लगता है, संपर्क के वजह से ही लगता है। बिना संपर्क कराए नहीं लगा सकते हैं एक बॉडी पर दूसरे बॉडी का, एक बॉडी पर फोर्स बिना संपर्क कराए नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल और भी हो सकता है, जैसे स्प्रिंग। आप किसी भी स्प्रिंग को देखे होंगे तो इस स्प्रिंग को बिना आप खींचे या इसको बिना दबाए आप इसको नहीं कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, ना ही इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, फैला सकते हैं, तो ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये दो टाइप का फोर्सेस था।
हम बेसिकली ये वाला बात 11th में भी पढ़े हैं और इसके बारे में भी पढ़े। तो देखिए क्या होता है, कुछ बच्चा का 11 से माइंड से स्किप कर जाता है और वो 11 दोबारा नहीं पढ़ सकता अभी फिलहाल। इसीलिए हमने क्या किया कि उसी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दें और जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, और ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। तो चलिए हम बात करेंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के बारे में। आखिर में ये फोर्स का क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ा? तो देखिए कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है ये बड़ा काम का है, और अगर ये वर्क डन स्टोर हो जाए किसी न किसी फॉर्म में तो हम समझते हैं कि ये वर्क डन कारगर रहा, हमारा फिजिक्स में यूजफुल रहा किसी न किसी मायने में। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका वर्क डन स्टोर नहीं होता है, ना ही काम का होता है, तो इसको हम समझते हैं कि इस फोर्स का, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन यूजफुल नहीं है और कोई मायने नहीं रखता है फिलहाल इस कंडीशन में। तो हम बात करेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये फोर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पर है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। तो फोर्स को दो वर्गों में बांट दिए हैं। इसका जो वर्गीकरण का आधार है, जिस आधार पर यह बांटा गया है, वो असल में है पाथ डिपेंडेंस, यानी कि रास्ते के निर्भरता पर। कौन सा फोर्स का वर्क डन रास्ते पर निर्भर करता है और कौन सा फोर्स का वर्क डन रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए ये दो भाग में बांटे हैं, दो पार्ट में बांटे हैं, एक है कंजर्वेटिव, एक है नॉन कंजर्वेटिव। हिंदी में इसको संरक्षिबल कहते हैं और इसको असंरक्षिबल। अब आते हैं इसके बारे में। कंजर्वेटिव फोर्स का अगर देखें प्रॉपर्टीज, आखिर इसको प्रॉपर्टीज के ही थ्रू पे जानते हैं कि ये इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, कैसे काम करता है, इसी पर ये इसको हम समझ जाएंगे। तो देखिए कंजर्वेटिव फोर्स का जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है कि द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स on a particle moving between any two points is independent of path taken by particle। हिंदी में क्या कहें इसको कि जो कंजर्वेटिव फोर्स किसी वस्तु पर लगता है तो इसका जो वर्क डन होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, वो रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, वह रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। अब देखिए रास्ते पर निर्भर नहीं करता है तो क्या होगा, इधर देखते हैं। इसको हिंदी भाषी वाले इसको उतार लीजिए, डेफिनेशन से इसका उतार लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। अब आते हैं इसको समझना कैसे है। अगर कोई बॉडी यहां से उठा के इस तरह से इस रास्ते से होकर लेकर आए तो इसका वर्क डन हो गया W1। इस रास्ते से सीधा गया, शॉर्टकट दूरी लिया और उसका वर्क डन हुआ W2, और एक आया इस तरफ से और इसका वर्क डन हो गया वो W3। अगर ये यहां से यहां तक कोई भी एक्सटर्नल एजेंट, कोई भी चीजें हो सकता है, घोड़ा भी एक एक्सटर्नल एजेंट हो सकता है आदमी हो, या कोई भी चीजें अगर इसको उठा के ला रहा है तो उसका वर्क डन जो वैल्यू देगा, उस वर्क डन का वैल्यू अगर W1 बराबर वर्क डन 2 बराबर वर्क डन 3, तीनों ही रास्ते का जो वर्क डन होगा वो आपस में इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये जिस फोर्स के अंडर वर्क हुआ वो फोर्स कंजर्वेटिव है। क्या समझ में आया? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी रास्ते से आइए, यहां लाना है, ए से बी आपको आना है। आप इसको सिंपली ये भी कर सकते हैं, ये वर्क डन हो गया ए से बी आने का, और इसको नोटेशन देते हैं वर्क डन ए टू बी आया। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया, कहां से लेके गया, ए से बी, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये जो वर्क डन है तीन रास्ते से होकर आया, 1 से, 2 से और 3 से। 1 का रास्ता बड़ा शॉर्टकट है, इससे थोड़ा लंबा रास्ता 2 का है और इससे भी लंबा रास्ता 3 का है। हमारे हिसाब से अगर देखें तो लगता है कि तीनों का वर्क डन अलग अलग होना चाहिए, लेकिन ये अलग भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है फोर्स के नेचर पर। तो फिलहाल यहां जो फोर्स कंजर्वेटिव अगर होगा तो उसका वर्क डन इस तरह का होगा, बराबर हो जाएगा किसी भी रास्ते से आइए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रास्ते पर निर्भर किया नहीं किया, ये सिर्फ दो बिंदु पर निर्भर करता है। अगर इसका नोट करके देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात VVI जिसको कहते हैं आप, वो है कि इसका वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स का वो 2 पॉइंट पर डिपेंड करता है। इनिशियल यानी प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति, और ये है फाइनल पोजीशन।
यानी कि इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड करता है। और आप एक चीज जानते होंगे, इनिशियल फाइनल पोजीशंस को मिलाने वाला जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर नहीं, डिस्टेंस पर नहीं, बल्कि किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना डिस्प्लेस हुआ है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। ये है कंजर्वेटिव फोर्स का प्रॉपर्टी। ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, हम इसका आगे सेकंड भी देखेंगे। देखिए, लेकिन पहले, इससे पहले हम देखेंगे नॉन कंजर्वेटिव वाले। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो प्रॉपर्टी है वो कहता है कि द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऑन ए पार्टिकल, आप किसी भी पार्टिकल पर अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगा रहे हैं या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर वर्क कर रहे हैं, चाहे कोई भी एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, जो भी हो, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो भी कार्य होगा वो पाथ पर डिपेंड करेगा। डिपेंड्स ऑन पाथ टेकन बाय पार्टिकल। जो पार्टिकल को ले जा रहे हैं जिस रास्ते से होकर, उस रास्ते पर निर्भर करेगा। बड़ा सिंपल है हिंदी भाषा, इसको परिभाषा भी देखिए। किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में और संरक्षी बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो लिया गया रास्ता, तय किया गया रास्ता पर निर्भर करता है। देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका W1 इस रास्ते से आए, इस रास्ते से W2, इस रास्ते से W3। तो कहने का मतलब है W1 का वैल्यू, W2 का वैल्यू और W3 का वैल्यू, ये तीनों आपस में बराबर नहीं होगा। इससे तो यही सब पता चलता है कि आप अगर दूसरा रास्ता चूज किए होते, एक चौथा वाला W4, तो हो सकता है कि ये भी किसी से नहीं मैच करता। आप किसी और को रास्ते से लेते तो यहाँ पे भी असर नहीं करता, कोई अलग वैल्यू हो जाता। तो इसका मतलब क्या है, एक बिंदु से वस्तु को दूसरे बिंदु तो ले गया, लेकिन उससे एक और चीज पर डिपेंड कर गया। क्या चीज, कि किस रास्ते से लेकर आए। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल उठता है कि इसमें रास्ता कितना हो सकता है। तो इसमें तो बहुत सारा रास्ता हो सकता है, आप यूं कहें तो अनंत रास्ता हो सकता है। अब अनंत रास्ते से ले गया चीजें और उसका जो वैल्यू है यहाँ तक लाने में सभी का अपना अपना अलग हो, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में कोई एक सिंगल वर्क का वैल्यू होगा? नहीं होगा। तो जब सिंगल वर्क का वैल्यू नहीं आएगा तो फिजिक्स में ये कोई मतलब का नहीं रह जाएगा। और इसका मतलब रहेगा भी तो हम फिलहाल इसको हम ये नहीं कर सकते, इसको पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में नहीं डिफाइन कर सकते। तो इसका काम, इसका वर्क डन कुछ काम का है, कहने का मतलब इसका काम कुछ काम का है, और इसका काम लगता नहीं है कोई काम का है। और ऐसा क्यों, हम ये चीज देखेंगे आगे कि ये जो एक्सटर्नल वर्क डन किया किसी भी रास्ते से असर नहीं हुआ, तो ये वर्क डन एक फाइनल वैल्यू आता है जो यहाँ से यहाँ तक है, वो सभी रास्ते से आने पर एक ही होता है। तो इसको हम एक नया टर्म में डिफाइन करते हैं जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसा कि आप टॉपिक पिछले वाला में देखा होगा लेक्चर में कि अगला जो आने वाला टॉपिक है वर्क डन के बाद वो पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब हम पोटेंशियल एनर्जी के पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं, और पोटेंशियल एनर्जी उसी का काम का है या उसी वर्क डन पर डिफाइन होगा जिसका वर्क डन रास्ते पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब क्या, फिर से हम इसको समझा देते हैं कि वर्क डन जो है वो रास्ते पर नहीं डिपेंड करता है, इसीलिए इसका एक काम का है। और एक नया टर्म डिफाइन जब करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो ऐसे वर्क को यूज करेंगे, ना कि ऐसे वर्क का, क्योंकि इसमें हम यहां से यहां ले गए, उसका वैल्यू फिक्स नहीं है, और जब वैल्यू फिक्स नहीं है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इसमें डिफाइन नहीं कर सकते। सिंपल सा फिर से एक बात कहते हैं, इसमें पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तभी डिफाइन होता है जब वो वर्क डन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने में किसी भी रास्ते से लाइए वैल्यू सेम हो। तो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होगा वो स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन स्टोर कौन सा वर्क होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम फिर से आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो वर्क डन स्टोर होगा, या जिस आदमी ने उठा के लाया एक्सटर्नल वो वाला स्टोर होगा। इन दोनों में बड़ा टर्म का महत्व है, और क्वेश्चंस भी आता है कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालिए और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकालिए। तो देखिए जहां जितना फोर्स लगेगा वर्क डन उतना ही होगा। अगर 2 फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पर तो 2 वर्क डन होगा। अब स्टोर किसके बराबर होगा वो चीज इंपॉर्टेंट है, तो वो तो आपको पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक देखने पर मिलेगा। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट की पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। इसका कंजर्वेटिव फोर्स का जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो कहता है
दूसरा प्रॉपर्टी हो या पहला, दोनों एक ही है बेसिकली, लेकिन इसको समझेंगे दूसरे के थ्रू कि इस तरह भी होगा तो कल आएगा कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है। कहता है कि द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन ए पार्टिकल मूविंग थ्रू एनी क्लोज्ड पाथ, कि वर्क डन यानी कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क है किसी क्लोज्ड पाथ के लिए, टोटल वर्क डन क्या है, द टोटल वर्क डन लिख देते हैं, द टोटल वर्क डन यहां भी लगा देते हैं, द टोटल वर्क डन एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर गए, फिर ये घूम फिर के वापस आ गए उसी बिंदु पर, तो क्लोज्ड पाथ हो गया। तो क्लोज्ड पाथ में जो टोटल वर्क होगा कंजर्वेटिव फोर्स क्या, वो क्या होगा, जीरो होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि वर्क डन इसका और इसका जोड़ दीजिए, तो वर्क डन कहां से गया, ए से पी होते हुए बी पर गया, ए से पी गया और फिर ये बी गया, इसको ऐसे नोटेशन दे सकते हैं। और कह रहा है दूसरा क्या, वर्क डन बी से होते हुए कहां चला आया, क्यू पर आया और क्यू से फिर कहां चला गया, ए पे। तो इनिशियल और फाइनल दोनों क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही बिंदु हुआ, तो विस्थापन तो इसका ऐसे भी जीरो हो गया। अब देखिए यही बात यहां कह रहा है कि एक क्लोज्ड पाथ पर जब घूम कर कोई बॉडी आता है तो उसका वर्क डन क्या हो जाता है, टोटल वर्क डन जीरो होगा। तो यानी बी क्यू पी बराबर करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन यहां से यहां गया, जो भी वैल्यू आया, और फिर ये इधर से इधर आया, तो जो भी वैल्यू आया वो दोनों को जोड़ेंगे जीरो होगा। अब ये ऐसा कब हो सकता है, इसका तब मतलब हो सकता है जब ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए और ये वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव। क्योंकि अगर ये प्लस 10 जूल है मान लीजिए और ये क्या हो जाए माइनस 10 जूल, तो ये ही तभी क्या हो सकता है, 0 जूल। तो ऐसा होगा कि अगर आप हाफ पोर्शन यात्रा करते हैं और फिर घर लौट कर आते हैं, मान लीजिए आप मार्केट गए, आपका वर्क डन 10 जूल प्लस हुआ और मार्केट से वापस घर आ गए, तो रास्ता तो क्लोज्ड हो गया पाथ, और उस क्लोज्ड पाथ में आप मार्केट से जब घर आइएगा तो आपका वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव 10 जूल, और दोनों को जोड़िएगा यानी टोटल वर्क निकालिएगा, घर से मार्केट और मार्केट से घर आने का टोटल वर्क डन, तो वो 0 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो यानी क्लोज्ड पाथ पे जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, वो होता है 0। अब आते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहता है द टोटल वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऑन ए पार्टिकल मूविंग थ्रू एनी क्लोज्ड पाथ नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं होगा। यही कहानी सेम उलट जाएगा। तो कहता है कि आप यहां से यहां गए मार्केट, मार्केट से घर चले आए, तो आपका वर्क डन यहां से यहां जो हुआ और यहां से यहां जो हुआ, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो वो 0 के बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब है इसका प्लस वर्क डन बी से क्यू होते हुए आप लौटे हैं, तो इसको हम कहेंगे 0। तो देखिए पी इसलिए दे देते हैं बीच में ताकि ये पता चले ये रास्ता चूज किया है, क्यों इसलिए देते हैं क्योंकि ये पता चले ये रास्ता चूज किया है। और दोनों के वर्क डन, टोटल वर्क डन अगर जोड़ते हैं तो टोटल वर्क डन क्या होता है, टोटल वर्क डन क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ होगा, हो सकता है कि ये 10 जूल प्लस में हो और यहां भी 10 जूल प्लस में हो जाए या 12 जूल प्लस में हो जाए, जो भी हो, तो ये क्या होगा, 0 तो नहीं हो सकता है। तो ऐसा कहानी जहां भी होगा उसको हम कहेंगे कि वर्क डन हो रहा है, लेकिन वो किस फोर्स के अंतर्गत हो रहा है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत हो रहा है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो मेन पर्पस है, यहाँ पे कोई उद्देश्य नहीं है इसका ज्यादातर, क्योंकि इसका वर्क डन अलग अलग वैल्यू देने लगता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने पर, इसीलिए उसको हम उसका पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में डिफाइन नहीं करते। तो जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगा वो होगा कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क। अब इसका वर्क डिफाइन तो होगा, लेकिन इसमें भी 2 वर्क होगा, एक वर्क डन होगा कंजर्वेटिव फील्ड का और एक वर्क डन होगा जो आदमी या किसी फैक्टर एजेंट ने उठा के इसको ले गया। तो स्टोर किसका होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन एक्सटर्नल वाला एजेंट का स्टोर होता है, जो वर्क डन होगा वही स्टोर होगा। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे बच्चा ये समझ नहीं पाता है। जो अगला आएगा लेक्चर पोटेंशियल एनर्जी वाले में, उसमें सीधा कर देता है वर्क डन स्टोर हो जाता है। ठीक है, वर्क डन स्टोर हुआ, लेकिन वर्क डन तो वहां पे 2 है, कंजर्वेटिव का, फील्ड का, फोर्स का, और एक है एक्सटर्नल एजेंट का। किसका वर्क डन स्टोर हुआ, और दोनों में बड़ा अंतर है, एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने वक्त कई बार गलतियां कर देते हैं लोग, इस कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं, और जब इस कॉन्सेप्ट को आप छोड़ दीजिएगा तो कई बार जो क्वेश्चंस आएगा कि एक वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले गए
आप निकालिए एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा, तो मान लीजिए 10 जूल हुआ होगा, तो उसका कहेगा कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होगा, तो हो सकता है वो -10 जूल हो जाए, और आपका ऑप्शन 4 में माइनस भी 10 हो प्लस भी 10 हो तो आप उसको सही नहीं कर पाइएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट जो भी पढ़िए ना वो बिल्कुल शार्प पढ़िए, एकदम क्लियर पढ़िए। हम आपको कई क्वेश्चंस देंगे जिसमें कि आपको कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन और एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन है दोनों में अंतर दिखेगा। कई क्वेश्चंस बीएम शर्मा में भी ऐसा है जिसमें कि अंतर होता है, तो वो बच्चा वो सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव, ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल क्या है, हमारे डेली लाइफ में कौन कौन सा एग्जाम्पल है कंजर्वेटिव का और कौन है नॉन कंजर्वेटिव का। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स का जो एग्जाम्पल है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो भी है वो कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव मायने क्या है कि अगर आप पृथ्वी पर किसी भी जगह से सीढ़ी लगा दीजिए, तो अगर आप इस वस्तु को यहाँ पे से उठा के इस रास्ते होके आए हैं और कोई इससे दूसरा सीढ़ी इस तरह से रास्ते से होके लाया है यहाँ पे, तो इस तरह से जो रास्ते से आएगा तो इसका रास्ता समझिए इस तरह से हो गया, और एक का रास्ता कैसे हो गया, ये इस तरह से रास्ता हो गया, और दूसरा जो अगर कोई आदमी इसको उठा के डायरेक्ट यहाँ पहुंचा दे तो इसका शॉर्टकट रास्ता है। तो तीनों रास्ता से जो भी वर्क करना पड़ेगा, एक W1 W2 W3, वो तीनों का वर्क डन सेम होगा, और यही वर्क डन सेम होता है जो एक्सटर्नल एजेंट का होता है, ना कि ग्रेविटेशनल का। अब देखिए इसमें एक सवाल उठता है, ग्रेविटेशनल का क्यों इसमें नहीं कहते हैं, कि मान लीजिए एक बॉडी ऊपर जा रहा है, तो इसको ऊपर जा रहा है तो हाइट यानी कि dr, डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर, और फोर्स जो ऊपर लगा रहा है वो कौन लगा रहा है, कोई ना कोई बाहरी कारक होगा जो कि ऊपर ले जाएगा। तो जब ये ऊपर ले जाएगा तो उस टाइम में एक नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। तो देखिए यहाँ पे दो ग्रेविटेशनल का, और एक और होगा जिसको कि एक्सटर्नल एजेंट का कहेंगे, यानी एफ एक्सटर्नल डॉट एच ही कर देते हैं इसको। ऐसे इसमें इंटीग्रेशंस लगेगा क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, हम मान लेते हैं फिलहाल कि वेरिएबल नहीं बल्कि जब ट्रीट करते हैं कांस्टेंट तब ऐसा लगेगा फॉर्मूला। ये वेरिएबल और जो कांस्टेंट फोर्स है इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आप अगला लेक्चर देखिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन, यानी वर्क डन के कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा डिटेल कर देंगे कि वर्क डन जब कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे हमने dr लिखा था, वो वेरिएबल के साथ होता है, क्यों होता है, ये सब भी आपको डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे। पहले हम अभी इसको मान लेते हैं जो आप शॉर्टकट थोड़ा बहुत जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का गुना हो गया, तो मान लीजिए ये निकल भी जाता है, तो इस तरह से दो वर्क डन हुआ। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर होगा वो किसका होगा, तो देखिए वो एक्सटर्नल वर्क डन का पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, ना कि इलेक्ट्रिक वर्क डन का। क्योंकि इलेक्ट्रिक वर्क डन के हिसाब से देखें तो फोर्स ऊपर लग रहा है एक्सटर्नल और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, जीरो। तो एफ जी इंटू एच कॉस क्या हो जाएगा, जी। यहाँ पे देखिएगा 180 डिग्री होगा, फोर्स जो ग्रेविटी है वो नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक नीचे है एक ऊपर है, तो 180 डिग्री का डिफरेंस है, तो 180 डिग्री का एंगल होगा तो ये -1 देगा और नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। लेकिन अगर यही आप देखिएगा यहाँ पे एक्सटर्नल का, तो यहाँ पे कॉस क्या होगा, ये भी ऊपर ये भी ऊपर, तो यहाँ 0 डिग्री होगा और ये पॉजिटिव वर्क डन होगा। अब देखिए वर्क डन पॉजिटिव हुआ और ये कितना हुआ, नेगेटिव। अब जो इसमें स्टोर हुआ वो कितना होता है, तो हम जानते हैं सीधा कितना होगा, एक्सटर्नल वर्क डन होगा कितना, mgh, और वो जो वैल्यू होगा वो mgh के बराबर हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो किसका एनर्जी स्टोर होगा, एक्सटर्नल वर्क डन का, ना कि इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन स्टोर हो रहा है। वर्क तो वो भी कर रहा है, और ये क्यों जरूरत पड़ा एक्सटर्नल, ये भी हम अगला लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मुद्दा हमारा ये है कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उस पे डिपेंड करता है, ना कि इसके पाथ से। तो इस पाथ से भी लाइएगा तो वही वर्क डन होगा, दूसरे से लाइएगा वही होगा, तीसरे से भी लाइएगा तो वही होगा। तो वर्क डन यहां पे हमारा मुद्दा इस टॉपिक में है कि वर्क डन इस रास्ते से जो W1 आया, इस रास्ते से W2 आया, इस रास्ते से W3 आया, ये दोनों का वर्क डन W1 W3 ये सब बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, उसको हम एक नाम देंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और वही स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, कई कई बार इसको P और E से डिनोट भी कर देते हैं।
इस तरह से भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म नाम है पोटेंशियल एनर्जी का। तो चलिए ये था कहानी पोटेंशियल एनर्जी। तो दूसरा देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स का भी वर्क डन स्टोर होता है और ये काम का है, और यही वर्क डन इस फोर्स के अंडर अगर हम किसी बॉडी को उठा के ले जाते हैं, जो भी एक्सटर्नल वर्क करते हैं वो वर्क डन स्टोर हो जाता है। तो ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये बिना टच कराए नहीं लग सकता, लेकिन है नेचर इसका कैसा, कंजर्वेटिव। जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो बिना संपर्क कराए एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, पिछले चैप्टर में देखा होगा। और ग्रेविटेशनल भी है, बिना अर्थ संपर्क किए टच किए इस पे फोर्स एक्ट करता है, तो ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ये दोनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है और ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, लेकिन अगर नेचर देखें इसका तो कंजर्वेटिव नेचर का है। और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिना एक दूसरे बॉडी में टच किए फ्रिक्शन हो ही नहीं सकता। आप बॉडी को जब तक स्लाइड नहीं कीजिएगा एक बॉडी पर, तब तक वो दोनों के सरफेस कांटेक्ट में नहीं आएगा, तब तक फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। और जब फ्रिक्शन फोर्स होगा तो ये कांटेक्ट फोर्स है, लेकिन इसका जो नेचर है वो नॉन कंजर्वेटिव है। कैसे, अब देखिए यहाँ पे एक वस्तु को आप यहां से इस रास्ते से इस जगह पे ले जाइए घसीटते हुए, आपको क्या नजर आएगा कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है और अप्लाइड फोर्स एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा है आगे, और ये यहाँ से मूव करते 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 यहाँ पहुंचा। कोई इसको शॉर्टकट दूरी ले जाएगा तो इस रास्ते से इसको ले जाएगा एक्सटर्नल वाला और यहाँ फ्रिक्शन लगेगा। अब बताइए ये वाला कम वर्क करना पड़ेगा इसको या इस वाले को कम करना पड़ेगा? इस वाले को ऑब्वियस सी बात है कम खर्च करना पड़ेगा ऊर्जा, और ये यहाँ पहुंचा देगा। तो इसका जो वर्क डन होगा W1 और इसका जो वर्क डन होगा वो दोनों में अंतर होगा। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स के अंडर काम कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसा फोर्स है या फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा फोर्स है जो नॉन कंजर्वेटिव है। ये एक्चुअली क्या करता है, हीट में एनर्जी को रिलीज कर देता है, साउंड में एनर्जी रिलीज हो जाता है और वो एनर्जी स्टोर नहीं होता है। तो फिर इसका एनर्जी जब स्टोर नहीं होता तो फिर हम इसका पोटेंशियल एनर्जी भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं, यानी इसके बारे में पोटेंशियल एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट डिफाइन ही नहीं है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के जो वर्क डन होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी से कोई लेना देना नहीं होगा। किसका लेना देना होगा? कंजर्वेटिव फोर्स का। यही कहानी है कंजर्वेटिव फोर्स का। आई होप कि आपको कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, वर्क के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो हमने बताया था कि फोर्स वेरिएबल होगा तो वर्क में इंटीग्रेशन से निकालते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्या परेशानी होने लगता है कि हम डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट नहीं करके निकाल सकते हैं, वो परेशानी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब आपको समझ में आ जाएगा कि जो 11th क्लास था वो कितना इंपॉर्टेंस था। तो कई बच्चे का 11th सही ढंग से नहीं पढ़ा होता है वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर, तो उससे इसमें प्रॉब्लम होने लगता है। और जब तक ये आप क्लियर नहीं कीजिएगा तो इतना जरूर मान लीजिए कि इस चैप्टर को पढ़ भी लीजिएगा तो आप समझ नहीं पाइएगा, क्योंकि ये सारा का सारा खेल वर्क पर डिपेंड है और हर चीज में वर्क एसोसिएट है। और जैसे ही वर्क का कॉन्सेप्ट आएगा, आपको क्लियर नहीं है उसके बारे में, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, लगेगा ये कहाँ से आ गया, मतलब सर नोचने लगेगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।